हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और आप बात कर रहे हैं मनोज कुमार से। और ये जो आज हम लेके आए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो अभी तक आपने जो भी तैयारी की है उस तैयारी में अब एग्जाम में जो किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इसको लेकर के हमारे ये 50 क्वेश्चंस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आपको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम ओनली। और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो पेंटिंग का है 10th क्लास के लिए। सो 10th क्लास के पेंटिंग के लिए एनआईएस के बच्चों के लिए है ये। और इसमें ये 50 क्वेश्चंस का ग्रुप है जिसको हमने डिवाइड किया है पार्ट ए पार्ट बी इस तरीके से, ताकि बहुत छोटे में आप पार्ट वन पार्ट टू इस तरीके से पढ़ सकें। और बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इनको अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके मार्क्स जो है थ्योरी के सब्जेक्ट में 90 प्लस लेके आ सकते हैं। सो 95% इसमें से ही आएगा क्वेश्चंस। 1% में भी 5% में भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो चेंजेस बाहर से नहीं है, वो इसी में ही होगा। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके स्लाइडली दे सकते हैं। अदरवाइज 95% इसमें से गारंटेड है कि आपको इसमें से मिलना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश आप देख सकते हैं कुषाण वंश के की कला के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो कुषाण वंश में अगर बात करते हैं तो मौर्य, इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर कुषाण वंश की स्थापना हुई। यानी कि भारत में जो राज्य हुआ वो कुषाण वंश को हुआ। और कुषाण के शासकों ने मूर्तिकला के को जो है मूर्तिकला का विकास बहुत किया। तो विकास किया। और इसमें बात करें मूर्तिकला की प्रगति हुई इस काल में। और यहां पर तीन मुख्य शैलियों का विकास हुआ, जिसमें एक है, सबसे पहले है इनमें गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। कुषाण से पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति का जो है वो नहीं बनती थी। लेकिन जब कुषाण वंश आया तो वहां पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति बनने शुरू हो गया था। तो इसकी पहली विशेषता तो यही आती है कि आप महात्मा बुद्ध के टाइम में यहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां इस समय बन गई थी, जबकि इससे पहले के युग में नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन टू। मौर्य युगीन कला के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो मौर्य युग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। वास्तुकला के क्षेत्र में मौर्य युग का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और मौर्य शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तथा वास्तुकला की दृष्टि में अशोक का काल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उसके काल में कला का अभूतपूर्व विकास हुआ था। उसने पूरे भारत में अपने स्तूप और स्तंभ का निर्माण कराया था, जो आज भी दर्शनीय है। और सांची स्तूप हो या इलाहाबाद से शिलालेख, इस क्षेत्र में उसका योगदान स्मरणीय है। थर्ड क्वेश्चन, गुप्त काल के समय को भारतीय इतिहास में इसे स्वर्णिम अथवा प्रतिष्ठित युग क्यों कहा जाता है। ये 5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी। और ये इसको थोड़ा सा स्लाइडली चेंज करके दिया जाता है बार बार। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद में राजवंशों ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, और इतिहास में गुप्त वंश के नाम से इनको जाना जाता है। और कुषाण गुप्त शासकों ने कला को अपना संरक्षण प्रदान किया और उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। इस अवधि में मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और संगीत कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। और बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर बनाई गई थी, जिनका अपनी सुंदरता के लिए विश्व में इतिहास में सबसे आगे माना जाता है और अलग है। गुप्त काल में बुद्ध और बौद्धित्व के अलावा वैष्णव, शैव और जैन धर्म के संप्रदाय की मूर्तियां भी मिलती हैं। संभवतः इसी आधार पर, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं के बारे में बताइए। गुप्त कालीन में अधिकांश अजंता भित्ति चित्र वकाटक काल में बने थे। और अजंता के भित्ति चित्र फ्रांसिस्को पद्धति द्वारा बनाए गए थे। और ये जो फ्रांसिस्को पद्धति है ये रूस की पद्धति है। रूस का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जिसमें रंगों को पानी के साथ मिला करके रंग किया जाता है। और वह रंग ताकि वह बन सके, एक तरह से उसमें मिक्स हो सके और रंगों को
सूखे या गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है। हालांकि अजंता के चित्रकारों ने परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है 5 क्वेश्चन। सांची के स्तूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 5। वह आंसर है इसका, यानी 5वां क्वेश्चन का आंसर है ये। अशोक ने अपने शासन अवधि में विभिन्न रूपों में विहारों मतलब बाग बगीचे में तथा स्तंभ का निर्माण किया था। स्तंभ मतलब खंबा या पिलर कह सकते हैं आप इंग्लिश में, जिनमें सांची स्तूप का महान स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। यूं तो इस महास्तूप का निर्माण कार्य अशोक ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसे अंतिम रूप जो है वो शुंग वंश के शासकों ने दिया था। और यह स्तूप मध्य प्रदेश, यानी कि यह स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इस स्तूप के चारों ओर पत्थर की वैदिक आय बनी हुई हैं और इनमें 4 तोरण द्वार भी हैं। तो इनमें चार दरवाजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। रामपुरवा का बैल बुल कैपिटल के बारे में लिखिए। तो रामपुरवा का बैल जो है वो बुल कैपिटल, रामपुरवा बैल एक ही बात है, ये दोनों एक ही हैं। और यह मौर्य काल में 3री शताब्दी में बना था और इस मूर्ति को रामपुर नामक स्थान में रखा गया था, इसीलिए इसको रामपुरवा बुल या रामपुरवा का बैल कहा जाता है। मौर्य काल में अशोक ने मौर्य काल में अनेक मूर्तियां बनाई थी और जो बड़ी दर्शनीय हैं और अद्भुत हैं, जो अद्भुत भी हैं और दर्शनीय भी हैं, तथा इनके साथ में कहा जा सकता है कि साथ ही इन्होंने बहुत सारे स्तंभ बनाए थे और उनके स्तंभों को 3 भागों में बांटा जाता है। उनके स्तंभों को 3 भागों में बांटा जाता है और इसमें पहला जो है वो है आधार, यानी कि जो स्तंभ, अगर हम कोई पिलर खड़ा करते हैं तो नीचे का बेस, जिसको हम बेस कहते हैं, जिस पर पिलर खड़ा होता है, यानी कि जो पिलर है वो खड़ा हो रहा है, वो हो गया हमारा बेस या आधार। और आधार के बाद दूसरा जो है वो है स्तंभ, यानी कि आधार हो गया, अब आधार के ऊपर हमारा पिलर हो गया, तो वो पिलर हो गया यानी स्तंभ। और उसके बाद में हो गया ऊपर सजाने के लिए उसे कहते हैं शीर्ष, यानी उसके तीन भागों में बांटा गया। पहला आधार, दूसरा स्तंभ, तीसरा शीर्ष। शीर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीर्ष जो है वो हमेशा यहां पर उल्टे कमल को शीर्ष बनाया गया था, यानी कमल जो इस तरह से खिलता है उसको उल्टा कर दिया गया था और उसके ऊपर पशुओं की आकृति बनाई गई थी और यह कमल इन पशुओं को आकृतियों के लिए आधार का कार्य करते थे, यानी कमल के ऊपर पशुओं को खड़ा कर दिया जाता था और कमल उन पशुओं का आधार होता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अर्जुन का चिंतन नाम उभरी हुई मूर्ति के बारे में बताइए और वो कहां स्थित है। तो अर्जुन का चिंतन जो नामक है वो मामल्लपुरम में है, चेन्नई में स्थित है और इस मूर्ति की लंबाई चौड़ाई 91 है और 152 फीट है। यह भू आकृति जैसी है, 2 शिलाखंडों से जोड़कर बनी हुई है और यह समतल नहीं है, यानी शिलाखंड जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं था, उसके बावजूद इसमें चित्रकारी यानी इसको बनाया गया है और इसकी स्वाभाविक और सहज ये बिल्कुल दिखती है। और ये मूर्ति इस मूर्ति की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस मूर्ति में विभिन्न आकार के मनुष्य, पशुओं को एक झुंड के रूप में दिखाया गया है और इस उभरी हुई मूर्ति के ऊपरी भाग में काफी गतिविधियां और शक्तियों का प्रदर्शन किया गया है। चित्र में जो योगियों की मूर्ति को दर्शाए गए हैं वह ध्यानमग्न बताया जाता है, इसी वजह से इसको अर्जुन का चिंतन कहा गया है। विद्वानों ने इसको देख करके अर्जुन का चिंतन नाम दिया है। साथ ही संपूर्ण चित्र आकृतियों को कोमलता तथा उनकी गोलाकार आकृति यानी गोलाकार कलाकार की कुशलता को प्रदर्शित करता है, यानी कि जिस तरीके से आकृति को दिखाया गया है उससे यह कलाकार की कुशलता को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से जो कलाकार है वो बड़ा कुशल है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है और उसके विषय में संक्षेप में लिखो या इसके बारे में बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, पुरी के समीप है और पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है और मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर, इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के अंतर्गत
12वीं शताब्दी में ईसा 12वीं शताब्दी की ईसा पूर्व से पहले किया गया था और इन राजवंशों के अंतर्गत मंदिर निर्माण कला को खूब संरक्षण प्राप्त हुआ था। मंदिर संरक्षण मतलब होता है उसकी सहायता प्रदान करना। मंदिर में सूर्य की विशाल प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञ की आकृति मंदिर की विशेषताओं को उजागर करती है। यहाँ बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं हैं। उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, गुणांक मूर्तिकला क्या विशेषता है? तो गुणांक मूर्तिकला मंदिर, होयसाल मंदिर, कहते हैं कि कोणार्क मंदिर जो है उसकी सबसे बड़ी प्रमुख, यानी कि उसकी बात करें कोणार्क मंदिर, और कोणार्क मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह है कि इसका आकार विशाल है, बहुत बड़ा है और काले पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं यहाँ पर, जो कि बंगाल की शैली से मिलती जुलती हैं। और प्रतिरूपण कुछ कसा हुआ है, जो दिखता है वो बड़ा कसाव सा दिखता है, और चेहरे हैं वो बड़े बड़े चेहरे हैं, उन पर मुस्कुराहट है, और मंदिर की मूर्ति सौंदर्य तथा सुरुचिपूर्ण संपन्न में वृद्धि करते हैं, यानी कि मंदिर की खूबसूरती उन मूर्तियों की वजह से बढ़ जाती है। और सूर्य की बड़ी प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञ की आकृतियों मंदिरों की विशेषताओं में वृद्धि करती है। तो जो वहां पर नारियों की जो स्टैच्यू यानी मूर्तियां हैं वो मंदिर की शोभा को बढ़ा देती हैं। और उसमें कई सारी मूर्तियों में नारी जो है वो उसको हाथ में एक ढोलक लिया हुआ है, उसको बजाते हुए भी है, ऐसी मूर्तियां भी हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, होयसाल युग की सबसे उल्लेखनीय गोवर्धन मूर्ति का क्या विशेषता है? तो होयसाल काल में गोवर्धन मूर्ति आई थी, गोवर्धन मूर्ति भी आ सकता है सिंपल, और ये भी पूछा जा सकता है कि गोवर्धन मूर्ति जो है होयसाल ये किस काल की है। होयसाल युग की गोवर्धन मूर्ति की सबसे विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी खुदाई बड़ी गहराई से की गई थी और बहुत ही सुंदरता से तराशा गया है, और चित्र में पशुओं का सजीव चित्रण और बहुत ही रोचक है और आकर्षक लगता है। होयसाल काल को पत्थर की मूर्तियों का युग कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस काल को पत्थर की मूर्तियों का युग कहा जाता है। तो होयसाल काल को पत्थर की मूर्तियों का युग कहा जाता है। अधिकतर मूर्तियों का निर्माण पत्थरों से हुआ है, पत्थरों पर बड़ी जटिल और सूक्ष्म नक्काशी की गई है। यह मूर्तियां निपुणता से प्रदर्शित भाव भंगिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। मूर्तियों में लयत्मकता यानी लयत्मकता का मतलब होता है तिरछापन, कोई चीज तिरछी होती है उसे कहते हैं, तथा गति इसके विशिष्ट आकर्षण है। ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए इस पार्ट में, और उसके बाद अगले पार्ट में हम करते हैं 10 क्वेश्चंस और पार्ट बी, और इस पार्ट बी में ये हमारे 40 टू 50 यानी कि 50 टू लास्ट हमारे 40 टू 60 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले सेम क्वेश्चन पे पैटर्न बेस पर बनाए गए हैं। इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आप इनको देख देख कर लिख भी सकते हैं, इतना समय दिया है, आप वीडियो को बार बार रोक रोक कर उसको देख कर लिखिए और इन्हीं क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।